कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, क्लास 10th बायोलॉजी का अध्याय 4 जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन। क्या नाम है चैप्टर का? उत्सर्जन। और इसके मैं आप लोगों को टोटल VVI ऑब्जेक्टिव 1 शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, टोटल के टोटल VVI ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी प्रश्नों का तैयारी कर लेते हैं तो आप जब 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो इस चैप्टर से अर्थात उत्सर्जन चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है स्टूडेंट। अर्थात सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे प्यारे चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट, और इस पर रोज़ क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव अपलोड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए इस परिवार के साथ आप लोग जुड़ जाएंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों का कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। अर्थात जो उत्सर्जी पदार्थ है जिसका उपयोग हमारे शरीर में हो गया है उसे शरीर से निकालना क्यों आवश्यक है, अर्थात क्यों जरूरी है। देखिए, क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, सही बात है। जिसका उपयोग हम लोग का शरीर में हो जाता है ना, वो विषाक्त हो जाता है। जैसे कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन का उपयोग हमारे शरीर में हो जाता है तो उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग उसे बाहर निकालते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। और दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये भी सही जवाब है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जिसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं वो शरीर के लिए क्या हो जाता है? ठीक है, वो नुकसानदायक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग पानी पीते हैं तो जितना पानी हम लोग को बॉडी को चाहिए उतना बॉडी रख लेता है, बाकी मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से निकलता है ना जी। अगर आप अपने पेशाब को, मूत्र को ज़्यादा समय तक अपने शरीर में स्टॉक कीजिएगा या रोक के रखिएगा तो इससे आप लोग को किडनी में प्रॉब्लम, साथ ही साथ कई सारा बीमारियाँ उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो है कि वो क्या होता है, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए इसको बाहर करना होता है। अगला है क्योंकि ये अनावश्यक है, सही बात है, इसकी आवश्यकता अब हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए प्रश्न क्या था, उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। कोई भी उत्सर्जी पदार्थ जिसका उपयोग हम लोग का शरीर कर लेता है ना, तो हम लोग उसे अपना शरीर से निकाल देते हैं तो वही पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ हो जाता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जी पदार्थ है, मल मूत्र उत्सर्जी पदार्थ है, पसीना उत्सर्जी पदार्थ है। इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने शरीर से निकाल देते हैं। अगर नहीं निकालेंगे तो यही हमारा शरीर में क्या करेगा स्टूडेंट, तो नुकसान करेगा। आई होप आप लोग 1 नंबर समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, अलग अलग संपादित होती है या साथ साथ संपादित होती है, कभी साथ कभी अलग होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ साथ होती है। क्या होती है? सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की जो प्रक्रिया है ना स्टूडेंट, वो संपादित होती है, लेकिन कैसे? तो साथ साथ संपादित होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट 3 नंबर का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे बाबू, चलिए यहाँ पर है 3 नंबर का। देखिए क्या है यहाँ पर कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्लों के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है। बताइए किसका निर्माण होता है? प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है? विखंडन होता है, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? बताइए, सिर्फ अमोनिया का, सिर्फ यूरिया का, सिर्फ यूरिया अम्ल का, या फिर इनमें से सभी? ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनमें से सभी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा नंबर का प्रश्न स्टूडेंट कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में होता है, यूरिया के रूप में होता है, अमोनिया के रूप में होता है, या फिर एमिनो अम्ल के रूप में होता है? तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के रूप में होता है। किस रूप में होता है? नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से जो निष्कासन होता है ना, वो यूरिया के रूप में हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 5वां नंबर का कि किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का
निष्कासन यूरिया अम्ल के रूप में होता है? वही पूछा है कि किन जीवों में होता है, बताइए। सिर्फ रेटिलिया में होता है, सिर्फ एजीव में होता है, या फिर क ख दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, अर्थात रेप्टिलिया में भी होता है और एजीव जीवों में भी होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए 6 नंबर का कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? अर्थात जब हम लोग के शरीर में उपापचय क्रिया होता है ना, तो उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ होता है, अर्थात जिसका उपयोग हम लोग का शरीर में नहीं है, ठीक है, तो वही हो गया अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर है निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, या फिर विसरण कहलाता है, बहिष्करण कहलाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कितना नंबर था मेरे प्यारे बच्चों? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? और यही तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्थात यही चैप्टर ना पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। चलिए 7वां नंबर का जवाब दीजिए कि वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? जो वृक्क होता है, वृक्क का अर्थ होता है किडनी, किडनी के भीतर जो नतोदर सतह होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा हाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइलम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर का कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? किसका? वृक्क अर्थात किडनी का जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो वो मेरे प्यारे बच्चों नेफ्रॉन है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा कौन? नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए 9 का देख लेते हैं क्या है, कितना का? 9 का कि नेफ्रॉन के किस भाग में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? बताइए किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, यानी बोमेन। ठीक है, बोमेन संपुट में होता है। किस में होता है? बोमेन संपुट में। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनियों से जुड़ा होता है? यानी कि सीधे मूत्रवाहिनी, ठीक है, मूत्रवाहिनी से डायरेक्ट वो जो है जुड़ा होता है। तो बताइए कौन है जो मूत्रवाहिनियों से डायरेक्ट जुड़ा होता है? तो हेनले का चाप, ये जो है ना, ये नहीं, हेनले का चाप नहीं, ग हो जाएगा। सामान्यतः ठीक है, संग्राहक नली, ये जो होता है ना, सामान्यतः संग्राहक नली जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्ट मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। याद रखिएगा नहीं स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक और अगर कर लेते हैं तो इसमें आपका ही प्रॉफिट है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर का कि मूत्र का पीला रंग, आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि पेशाब जो है वो हम लोग का पीला निकलता है। कैसा निकलता है? पीला रंग। निम्नांकित में जो है कि किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है कि यूरोक्रोम की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से मेरे प्यारे बच्चों मूत्र का जो कलर होता है ना, जो रंग होता है वो क्या होता है? पीला होता है। याद रखेंगे ना? बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर का देखिए यहाँ पर क्या है कि डायलिसिस मशीन किस तरह का मशीन होता है? ये जो मशीन है ना स्टूडेंट, डायलिसिस, ठीक है, डायलिसिस मशीन ये किस तरह जो है कि कार्य करता है? बताइए ये किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम यकृत की तरह कार्य करता है, कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, कृत्रिम वृक्क का, ठीक है, यहाँ विरिसन दे दिया ना, कृत्रिम विरिसन का कार्य करता है, या फिर कृत्रिम ग्रंथियों का? तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, विरिसन भी नहीं होगा। ये जो है ना डायलिसिस जो होता है वो किडनी के जैसा कार्य करता है। किसके जैसा कार्य करता है? जो काम किडनी करेगा ना वही काम ये डायलिसिस मशीन भी करेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कीजिए। तो चलिए क्या आप लोग स्टूडेंट डायलिसिस मशीन देखे हैं? आप लोग बताइए तो कमेंट में कि डायलिसिस मशीन देखे हैं या फिर नहीं। ठीक है, चलिए और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं फिजिक्स का, किसका स्टूडेंट? फिजिक्स का 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, क्या 4, पूरा फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव समाप्त है। साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं केमिस्ट्री का भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव के तौर पर दे रहा हूँ। साथ साथ इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना उसे मैं ऑलरेडी समाप्त कर दिया हूँ। और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री ही नहीं स्टूडेंट, आप अगर हिंदी देखते हैं, क्या देखते हैं? हिंदी, या फिर आप लोग ज्योग्राफी देखते हैं, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन, इन सबों का मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कर रखा हूँ? तो समाप्त कर रखा हूँ स्टूडेंट। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हर एक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए 12 तक तो हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अभी तक अगर आप लोगों ने कमेंट करके नहीं जवाब दिए हैं तो एक बार जरूर दे दीजिए। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि 13 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए धीरे धीरे आ रहा है ना। चलिए स्टूडेंट 13 नंबर का बताइए यहाँ पर
कि मानव मूत्र तंत्र, कौन सा तंत्र स्टूडेंट, मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में चिह्नित, ठीक है, चिह्नित स्थान किस रचना को दर्शाता है, बताइए किस रचना, चिह्नित स्थान जो है ना, चिह्नित स्थान किस रचना को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, मूत्राशय को दर्शाता है, मूत्र मार्ग को दर्शाता है, मूत्र वाहिनी को दर्शाता है, या फिर वृक्क को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर को किसको दर्शाता है स्टूडेंट, मूत्राशय को दर्शाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित रहता है। जो मानव शरीर है, मनुष्य का शरीर है, वहाँ पर जो वृक्क होता है ना, जो किडनी होता है, वो किस स्थान पर अवस्थित होता है, तो याद रखिएगा उदर गुहा के पृष्ठ तल पर। कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, उदर गुहा के पृष्ठ तल पर, ठीक है, कशेरुक दंड के दोनों ओर अवस्थित होता है। ठीक है, ये शरीर का ये सब पार्ट है, ठीक है, वही बता रहा है कि कहाँ पर वो अवस्थित होता है, उसका डायरेक्ट ऐसे समझिए लोकेशन बता रहा है कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर 15 का कि मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। ये जो मूत्रवाहिनी है ना, किडनी के किस भाग से बाहर निकलता है, शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, या फिर मूत्राशय या ट्राइगोन से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइलम से निकलता है। किससे निकलता है स्टूडेंट, हाइलम से। चलिए अगला बताएंगे आप लोग। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। 16 नंबर का कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। शरीर से सीधे कहाँ खुलता है, बाहर खुलता है। मूत्राशय, ठीक है, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, या निश्चित स्थान से नहीं। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को मूत्रमार्ग। ठीक है, ये कहाँ खुलता है, तो शरीर से सीधे बाहर खुलता है, मूत्रमार्ग होता है वो। ठीक है, चलिए 17 का जवाब दीजिए यहाँ पर कि वृक्क का अर्थ क्या होता है। मैंने अभी बोल कर थक गया हूँ, तो इसीलिए आप कमेंट में बताइए तो कि वृक्क का अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं इसलिए ज़्यादातर आपको कमेंट करने के लिए कहता हूँ कि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो आपको खुद लगता है कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको अंदर से फीलिंग आएगा कि हाँ सर जो पढ़ा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं, तो अर्थात हमसे आप बात कर रहे हैं ना। कमेंट करने का अर्थ क्या हुआ, आप हमसे बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे बोलिए आप कहाँ से हैं, तो आप कमेंट किए, अर्थात आप जागरूक है पढ़ने के लिए, तब ना आप कमेंट किए। अभी हम पूछ रहे हैं कि बताइए इसका जवाब क्या होगा, तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप लोग मन में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हालांकि आप इसका सही आंसर नहीं पता है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर ये होगा, तो आप लोग मन में इसका जवाब दीजिए कि ये होगा। अब मैं अगर ये बता दिया तो आप कहिएगा जा ये तो मेरा गलत हो गया, तो आपको माइंड इस पर ज़्यादा पकड़ेगा कि हाँ इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, ये मैं समझा रहा था। तो इस तरह से आप लोगों को गलत हो या सलत आंसर सेलेक्ट करके मन में रखिए। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर का वेट कीजिए। यहाँ पर है कि वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कैप्सूल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, कैप्सूल कहलाता है। अगला है कि प्रत्येक मानव अर्थात हर एक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। नेफ्रॉन की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। ठीक है, लगभग 10,000 होती है। नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, लगभग 10,000। वही दिया है कि प्रत्येक मानव वृक्क, ठीक है, वृक्क किडनी में नेफ्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 10,000। ठीक है, कितना हज़ार, 10,000 होता है। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है जल्दी जल्दी कर दीजिए, तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अगला देखते हैं। अब हम लोग समाप्ति के कगार पर ही है, ज़्यादा प्रश्न अब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी है अभी तो है ही, क्योंकि अभी तो 20 प्रश्न ही समाप्त हुआ है। चलिए जल्दी जल्दी अगर जवाब देंगे तो जल्दी समाप्त होगा। यहाँ पर है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसे रचना क्या है। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याला मतलब कप, ठीक है, कप की जैसी जो रचना होती है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा वो बौमेन संपुट होता है। क्या होता है, बौमेन संपुट होता है 19 का। ठीक है, 20 का देखिए क्या है यहाँ पर, 20 का कि इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। मानव मूत्र मतलब पेशाब में मेरे प्यारे बच्चों उपस्थित नहीं होता है। तो 20 का हो जाएगा घ। ठीक है, 20 का ये सोडियम नाइट्रेट जो है कि ये किसमें, मानव मूत्र अर्थात पेशाब में उपस्थित नहीं होता है। याद रखिएगा कि नहीं, बोलिए सर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 21 का जवाब दे दीजिए कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है।
की, अर्थात जो मानव मूत्र है ना, मानव का जो पेशाब है उसमें यूरिया की मात्रा पूछा है कि कितना होता है। 96% होता है, 2%, 4% या 60% होता है। तो ये किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। ठीक है, लगभग 2% होता है। ज़्यादा परसेंट अगर मान लीजिए मूत्र में उतना इतना परसेंट अगर यूरिया रहेगा तो आप पेशाब कर पाइएगा? जलेगा इतना ना कि हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और दिक्कत भी होगा। आप लोग देखते होंगे कई बार आप जब पेशाब करते हैं ना तो उस जगह का घास, अगर मान लीजिए किसी को अगर टॉयलेट नहीं है, मैं ये थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर लॉजिक। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति घास वगैरह पर, यानी कि जैसे घास वगैरह जो होता है ना, जहाँ घास, अगर वहाँ पर आप 5 से 6 दिन पेशाब कीजिए ना, देखिएगा वो घास जड़ जाएगा, क्योंकि पेशाब में यूरिया की मात्रा होती है, वो गर्म होता है। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घास वहाँ का जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझे? हाँ, बस वही चीज़ है। लगभग 2% ही होता है यूरिया। किसमें? तो वही दिया कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत 2 ही होता है। सोचिए 2% होता है, तो ये अगर आप लोग उस घास पर अगर 5 से 6 दिन अगर टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, तो वो घास देखिएगा आप लोग को कि लगेगा कि जल गया है। ठीक है, तो सोचिए अगर 96% रहती है हम लोग का शरीर के लिए कितना नुकसान होता है। ठीक है, इसीलिए ये सब चीज़ को आप लोग याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है यहाँ पर 22 नंबर का, कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? डायलिसिस। मशीन के द्वारा क्या करता है? रक्त का अगर शुद्धिकरण हो रहा है तो वही क्रिया डायलिसिस कहलाती है। डायलिसिस कहलाती है स्टूडेंट। 22 का राइट आंसर क्या है? मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस, ना कि डायलिसिस। ठीक है, यहाँ क्या दिया? रक्त का शुद्धिकरण, इसीलिए रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। और आप लोग बताइएगा कि डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में क्या अंतर है, कमेंट करके बताइए। आप इसके लिए गूगल का हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, उन पर पता करेंगे तो नॉलेज आपका ही बढ़ेगा। तो बताइए कि मशीन द्वारा रक्त, ठीक है, यानी कि मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होगा, हाँ, वो कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोडायलिसिस। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है 23 नंबर का। ठीक है, चलिए 23 का बताइए कि पौधों में गैसों, अर्थात पौधों में गैसों CO2 एवं ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? बता सकते हैं कि कहाँ से निष्कासन होता है? रंध्रों से, वात रंध्रों से, कोरखों दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, अर्थात ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो निष्कासन होता है ना, वो रंध्र से भी होता है, वात रंध्र से भी होता है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर आपसे इस तरह से अगर पूछ ले कि वाष्पोत्सर्जन कहाँ पर होता है, तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, रंध्रों द्वारा ही। ठीक है, अर्थात पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, लेकिन जो है ना, उनसे जो जल निकलता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, वो रंध्र से भी निकलता है। ठीक है, पत्ती में देखिएगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो वही रंध्र से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होता है ना, पत्तियों में होता है, और इस रंध्र के माध्यम से भी जल निकलता है। ठीक है, चलिए द्वार कोशिका जब फूल जाता है तब ऐसा होता है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं 24 नंबर का क्या है। देखिए यहाँ पर कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण का होता है, विसरण का होता है, वाष्पोत्सर्जन का होता है, या फिर परिवहन का होता है? तो क्या दिया है यहाँ समझिए कि पौधों में गैसों का निष्कासन, ठीक है, गैसों का जो निष्कासन की प्रक्रिया होता है वो क्या होता है? परिवहन तो होगा नहीं, गैसों का निष्कासन परिवहन होगा क्या? परासरण होगा, विसरण होगा, या फिर वाष्पोत्सर्जन होगा? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, विसरण होगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विसरण। चलिए देखिए लाइट आ गया तो थोड़ा रोशनी बढ़ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित है? रेजिन और गोंद जो होता है वो कहाँ संचित होता है? तो याद रखिएगा पुराने जाइलम में। ठीक है, रेजिन और गोंद कहाँ होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेजिन और गोंद कहाँ संचित होते हैं? तो पुराने जाइलम में संचित होते हैं। ठीक है, चलिए अब 26 का जवाब दे दीजिए तो ज़रा मेरे प्यारे बच्चों। क्या है 26 का? यहाँ पर है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा और दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला है यहाँ पर कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? बता सकते हैं लेटेक्स सामान्यतः कहाँ मेरे प्यारे बच्चों पाया जाता है? क्या? तो लेटेक्स। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन है पीपल में लेटेक्स पाया जाता है, या फिर बरगद में पाया जाता है,
पीला कनेल में पाया जाता है या फिर इन सभी में पाया जाता है। तो 27 का राइट आंसर क्या होगा आपका, बता सकते हैं? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, लेटेक्स जो होता है पीपल में भी पाया जाता है, बरगद में भी पाया जाता है और पीला कनेल में भी पाया जाता है। इसलिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो इनमें से सभी में टिक मारेंगे, वो भी बिना निश्चिंत के। ठीक है, अर्थात पूरा निश्चिंत होकर टिक मारेंगे। समझ में आ गया? चलिए आ गया तो अब हम लोग 29 नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, ये पहले 28 का देखेंगे ना जी। चलिए यहाँ पर क्या है 28 का कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन बनाता है, तो NH3 जो है वो क्या करता है, एमिनो अम्ल का विखंडन बनाता है। 29 का है कि अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी अर्थात वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो दूसरा वृक्क से उत्सर्जन होगा। बात खत्म। अगर क्या होगा, एक वृक्क अगर एक किडनी अगर देखिए दूगो किडनी होता है ना आदमी के अंदर, एगो अगर खराब भी हो गया तो ये काम करेगा, बात खत्म। इसीलिए एगो किडनी बेच के आईफोन ले लीजिए, दूसरा किडनी से काम कीजिएगा। ठीक है, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ऐसा काम भूल से भी मत कीजिएगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। ठीक है, ये जो दिया है मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, ये गलत है। मेरे घर में एक दादी है, ठीक है स्टूडेंट, मेरे घर के बगल में, ऐसा नहीं कि मेरे घर के बगल में एक दादी है। ठीक है, वो कहाँ रहती है, तो दिल्ली में रहती है, याद रखिएगा। ठीक है, वो मतलब गांव आती है घूमने के लिए, जहाँ हम लोग का घर है वहाँ आती है घूमने के लिए। वो पता है उसके साथ क्या हुआ था, घटना बता रहे, किडनी से याद आया। वो कहीं ना दिल्ली से कहीं आ रही थी। ठीक है, यहीं पर आ रही थी, गाँव हम लोग का आ रही थी। ठीक है, चूँकि इसका रियल घर यहीं है गाँव में, वो दिल्ली में ऐसे रहती है। ठीक है, तो आ रहा था ना, उसको क्या क्या कौन आदमी उसको इंजेक्शन साइड से भोंक दिया। ठीक है, मान लीजिए वो ये दादी है, उसको साइड से इंजेक्शन भोंक के इसको बेहोश कर दिया। अकेले आ रही थी, होशियार बन रही थी। ठीक है, इसको क्या क्या लिए कि गया और जो उसको रातों रात उसको किडनी निकाल के और उसको अच्छा से दवाई ववाई दे के, ताकि ये मरे ना, इलाज करके, और उसका जो है ना पन्नीत उन्नीत में उसी का झोला में सब दवाई दे दिया, लिख दिया ये दवाई से ऐसे खाना है। ठीक है, और उसको वही हॉस्पिटल के बाहर में सुता दिया। हे भैया, ये हॉस्पिटल के बाहर नहीं, जहाँ से उसको उठाया था ना स्टेशन पर, वहीं उसको सुता दिया। जब इसको नींद टूटता है तो ये कहता अरे बाप रे, यहाँ पेट में दर्द कर रहा है, यहाँ देखा तो जा किडनी गायब है। तो वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर देखा तो बोला कि आपका किडनी चोरी हो गया। ठीक है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आप देखें क्या नहीं। तो वो देखबो नहीं की थी वो दादी। अब बताइए स्टूडेंट, तो डॉक्टर जो दूसरे मैंने कि दादी को जो ले गया ना फिर से डॉक्टर पास दिखाने के लिए कि क्या हो गया मेरे साथ, देखिए किडनी चोरी हुआ कि नहीं हुआ। तो डॉक्टर जब वो दवाई देखा तो बोला कि दवाई तो आपको 1 नंबर लिखा है, अभी सब दवाई खाइए, आप काहे दवाई खरीदिएगा, आपका जो भी किडनी चोरी किया ना वो दवाई भी दे दिया कि आप खाइएगा तो ठीक हो जाइएगा और दूसरा किडनी आपका काम करेगा। बाप रे बाप, बेचारी दादी के क्या कहें हम उसके बारे में। ठीक है, वो जब भी गाँव आती है उनको यही घटना याद आता है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर किया। ठीक है, चलिए आपको बताइए कहानी कैसा लगा। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते हैं, आपके साथ किडनी चोरी ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। हालांकि अब तो सब जगह CCTV कैमराज वगैरह है, लेकिन उस टाइम उतना नहीं था। अगर होगा भी तो वो सब जागरूक नहीं था, तो अब कौन जो कि CCTV कैमरा चेक करेगा। उठा के ले गया हॉस्पिटल में, निकाल कर लिया। दिल्ली में जानवे करते हैं, एक से एक भर के हॉस्पिटल सब है। ठीक है, चलिए जो भी चुराया होगा वो तो फायदे में होगा। चलिए यहाँ है 30 नंबर का कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। बता सकते हैं कि वृक्क जो किडनी है वो किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का है, श्वसन का है, पोषण का है या फिर परिवहन का है। तो वृक्क जो है, जो किडनी है, वो उत्सर्जन का क्या है स्टूडेंट, एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है, बबूल का, कनेल का, पीपल का या फिर चीड़ का। ठीक है स्टूडेंट, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जवाब दे सकते हैं, वो चीड़ का हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, चीड़ का। अंतिम प्रश्न है स्टूडेंट हम लोगों का कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पादप अपशिष्ट जो होता है वो इनमें से सभी में होता है। पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का टोटल 32 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।